हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक इंस्टीट्यूट में। हम पढ़ रहे हैं क्या? हम सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। सेल बायोलॉजी में पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ प्लास्टिड के बारे में देखा था। मतलब सेल का जो एक पार्ट है प्लास्टिड, अर्थात लवक क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, या फिर वहाँ से कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हमने वहाँ पर डिस्कस किया है। अब आज हम अगला टॉपिक यहाँ पर पढ़ने चल रहे हैं। अगला टॉपिक है वो सेल डिवीजन। अगला टॉपिक क्या है? सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब क्या है? हिंदी में कहेंगे तो कोशिका विभाजन। सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन। तो आज हमको पढ़ना क्या है? कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ना। ठीक है, कोशिका विभाजन क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं। तो समझने की बात यह है कि कोई भी बॉडी या फिर कोई भी जीव जब अपने जीवन की शुरुआत करता है तो आरंभ में जो उसका शरीर होता है वो केवल और केवल एक कोशिका का बना होता है। कोई भी जीव है, एक जीव को की बात ले ले या फिर कोई भी बॉडी ले लें, ह्यूमन बॉडी को ही ले लेते हैं। सिंपल सी बात कि जब ह्यूमन बॉडी या फिर मानव का शरीर अस्तित्व में आता है तो उसके पहले वो क्या होता है, वो केवल और केवल एक कोशिकीय जीव होता है। मतलब उसका शरीर केवल एक कोशिका का बना होता है। हमने मान लिया कि ये जो मानव का शरीर है पहले कैसा था, ये केवल और केवल एक कोशिका था और जिसके अंदर ये साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस तथा अन्य सभी कोशिकाएं थी। लेकिन हुआ क्या कि इसी एक कोशिका के चलते देखने को हमें मिला कि काफी समय बाद यही कोशिका आकर के एक बॉडी में बदल गई, मतलब एक शरीर में बदल गई। यहाँ पर क्या बन गई? बॉडी बन गई। यहाँ पर बॉडी बन गई। अब जरा हमको देखना है कि एक सेल जाकर के जब बॉडी में बदली तो कुछ इसके पहले, बॉडी बनने के पहले कुछ प्रक्रियाएं हुई होगी, मतलब कुछ चेंजेस तो जरूर हुए होंगे तब जाकर के बनी। तो ये बात है कि सेल डिवीजन यहीं पर आ जाता है। यहीं पर प्रक्रिया काम कौन करने लगती है? सेल डिवीजन। कैसे कि पहले एक सेल थी ये वाली, अब ये सेल क्या की कि अपने ही समान, यही सेल अपने ही समान अन्य प्रकार की सेलों में टूट गई, अन्य प्रकार की सेलों में टूट गई। यही सेल अपने ही समान अन्य प्रकार की सेलों में जब टूट गई तो देखेंगे कि एक सेल से दो सेल बन गई। उसके बाद यही ये दोनों सेलें क्या हुई? ये दोनों सेलें भी अपने ही समान प्रकार की सेलों में टूट गई। अब हुआ क्या? कुछ नहीं, बस देखेंगे कि जैसे ये सेल यहाँ से टूटी तो दो बनी, ऐसे ही प्रत्येक ये दोनों सेलें टूटी तो एक एक सेल करके बनाई। अब जब एक एक सेल ये दोनों बनी तो हुआ क्या? संख्या बढ़ी। संख्या बढ़ी तो इसका मतलब कि सेलों का समूह बन गया धीरे धीरे। ऐसे करते करते कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते गए। जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते गए तो यहाँ पर ये बन के क्या आ गया? एक कोशिकाओं का समूह बन गया और इस कोशिकाओं के समूह को क्या कह दिया गया? तो टिश्यू कह दिया गया। यही ना कह दिया गया, टिश्यू मतलब ऊतक बन गया। अब देखो कि एक कोशिका पहले थी, बाद में ऊतक बना, ऊतक से ऊतक का विभाजन हुआ, फिर ऊतक के विभाजन से जब कई प्रकार के ऊतक एक साथ मिले होंगे, कई प्रकार के टिश्यू एक साथ मिले होंगे तो क्या बना होगा? ऑर्गन बना। और ऑर्गन के बाद जब कई ऑर्गन सिस्टम एक साथ मिल जाते हैं तो जाकर के बॉडी बन जाती है ना। अब देखा हमने क्या कि जब ये बॉडी बनी तो इसके पहले क्या था? एक सेल थी। कोशिका विभाजन क्या होता हम समझेंगे। तो कोशिका की या फिर कहेंगे मात्र जो, अच्छा इसको पहले हम देख लेते हैं। ये कोशिका जो विभाजित होकर के दो अन्य कोशिकाओं में बदली थी तो विभाजित होने वाली कोशिका क्या कहलाती है? ये मातृ कोशिका कहलाती है। क्या? मातृ कोशिका। आप चाहे मातृ कोशिका कहें चाहे मदर सेल कहें, बात तो एक ही है ना। चाहे मातृ कोशिका कहें चाहे मदर सेल कहें, बात। लेकिन अब ये जो बनने वाली ये सेल्स हैं ये क्या है?
ये पुत्री कोशिकाएं हैं भाई, यही से माता से ही निकल के आ रहे हैं, तो इसका मतलब पुत्री होंगी, तो इनको क्या कहते हैं, पुत्री कोशिका कहते हैं। अब चाहे पुत्री कोशिका कहें चाहे डॉटर सेल कहें तो बात एक ही है, डॉटर सेल, ये क्या है, डॉटर सेल। अब इसका मतलब कोशिका विभाजन हम समझेंगे कि एक मात्र कोशिका जब विभाजित होकर के दो अन्य या फिर अन्य प्रकार की डॉटर सेल या पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है या फिर पुत्री कोशिकाओं का रूप ले लेती है, तो उसकी यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, कोशिका विभाजन कहलाती है। क्या कहलाती है कि जब मातृ कोशिका अपना रूप बदल करके दो अन्य प्रकार की डॉटर सेल्स में परिवर्तित हो जाती है, तो वह रूप क्या कहलाती है, वह घटना क्या कहलाती है, सेल डिवीजन कहलाती है। ठीक है, अब सेल डिवीजन कहलाती है। हमें इतनी बात तो यहाँ से समझ में आती है, सेल डिवीजन ये तो हो गया, लेकिन रही बात ये कि मान लेते हैं कि ये डेफिनेशन हमने अपने अनुसार बता दी हो, आपको समझाने के लिए ऐसे समझ में तो आएंगे, लेकिन एक वैज्ञानिक है रुडोल्फ विर्चाउ, एक वैज्ञानिक कौन है, तो रुडोल्फ विर्चाउ है। रुडोल्फ विर्चाउ को जब हम देखेंगे तो इन्होंने कुछ बातें कही थी, कहां पर कही थी, जब हम सेल थियरी पढ़ रहे थे। सेल थियरी में इन्होंने बात ये कही थी कि प्रत्येक जो सेल है या फिर प्रत्येक नई सेल का निर्माण उनके ही समान पुरानी सेलों से होता है। प्रत्येक नई सेल का निर्माण पुरानी सेल से होता है। देखो बात यहाँ पर स्पष्ट हो रही है कि ये पुत्री सेल को हम क्या बना ले रहे हैं, नई सेल मान लें, तो इसका निर्माण किससे हो रहा है, तो मातृ सेल या फिर मातृ कोशिका से हो रहा है या फिर पुरानी सेल से हो रहा है। तो इनके अनुसार ये नियम सत्य हुआ, ये कथन सत्य हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक नई सेल का निर्माण पुरानी सेल से होता है। तो इसी कारण से इस बात को या फिर इस घटना को क्या कह दिया गया, सेल डिवीजन कह दिया गया या कोशिका विभाजन कह दिया गया। भाई प्रत्येक नई सेल का निर्माण कोशिका विभाजन द्वारा उनके मातृ कोशिका या पुरानी सेलों से होता है। अर्थात रुडोल्फ विर्चाउ को क्या कहा जाता है, कोशिका विभाजन के जनक के रूप में हम कह सकते हैं कि कोशिका विभाजन के जनक के रूप में जाना जाता है। किसको, तो रुडोल्फ विर्चाउ ना, इनको क्या कहा जाता है, सेल डिवीजन का जनक, सेल डिवीजन का जनक के रूप में जाना जाता है। किनको, तो रुडोल्फ विर्चाउ। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आई। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि जैसे ही ये सेलें डिवाइड हुई, तो डिवाइड होने का मतलब कि दो प्रकार की या अनेक प्रकार की सेलों में सेल बना ली, लेकिन बात क्या है कि कोशिका विभाजन इतनी आसानी से नहीं हो जाता, और हमारे क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में इसके अंदर से पूछते हैं। तो अंदर पूछने का मतलब क्या है कि कोशिका विभाजन को समझने से पहले हमें एक घटना और समझनी होगी, और वो घटना क्या है, वो घटना है कोशिका चक्र कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, कोशिका चक्र से गुजरना पड़ता है। कोशिका, किसी एक कोशिका को विभाजित होने के लिए सेल साइकिल से गुजरना पड़ता है, तब जाकर के वो कोशिका डिवाइड होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको अच्छे ढंग से समझने के लिए हमें सेल साइकिल का उपयोग करना होगा, है ना। किसका उपयोग करना होगा, तो सेल साइकिल का उपयोग करना होगा। अब सेल साइकिल क्या होता है, सेल साइकिल क्या होता है, सेल साइकिल मतलब कोशिका चक्र ये होता है कि जब एक कोशिका में, या फिर हम कह लेते हैं कि नई उत्पन्न हुई कोशिका, मान लेते हैं कि एक कोशिका जब विभिन्न प्रकार की घटनाओं से गुजरते हुए, या फिर हम कहेंगे कि कोशिका विभाजन से गुजरते हुए अपने ही समान पुनः संतति कोशिका बना लेती है, अपने ही समान कोशिका विभाजन से गुजरते हुए नई संतति कोशिका में परिवर्तित हो जाती है, तो यह साइकिल क्या कहलाती है, ये साइकिल पूरी की पूरी क्या कहलाती है, कोशिका चक्र कहलाती है। फिर से समझेंगे, ये क्या है, यहाँ पर ये एक नई बनी हुई सेल है। क्या है, नई सेल है। अब यही सेल आगे बढ़ती रही, समय मतलब बढ़ता गया, तो इसमें सेल डिवीजन का प्रोसेस हुआ होगा, और सेल डिवीजन के प्रोसेस के थ्रू यही सेल बाद में पुनः नई सेलों में बदल गई। किसमें, पुनः नई सेल्स में बदल गई। अब देखेंगे कि यही नई सेल बाद में जाकर के विभिन्न
परिघटनाओं से गुजरते हुए पुनः नई सेल्स में जब परिवर्तित हो जा रही है तो ऐसे में कहें एक साइकिल पूरा हो जा रहा है। अब इस साइकिल को ही क्या कहा जाता है, तो सेल साइकिल या कोशिका चक्र कहा जाता है ना। अब इस कोशिका चक्र को क्या कहा गया, इस कोशिका चक्र को दो भागों में बांटा गया है। कोशिका चक्र को दो भागों में बांटा गया है। कोशिका चक्र को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक क्या है, एक है इंटरफेज, एक इंटरफेज स्टेज है, इंटरफेज स्टेज। उसके बाद क्या है, हम कहेंगे अगला स्टेज है एम स्टेज, एम स्टेज। वही एक नॉर्मल सी बात ले लेते हैं, जैसे कि एक बच्चे का जन्म होता है। अब कहेंगे क्या कि वह बच्चा धीरे धीरे चल करके बूढ़ा हो जाता है। बच्चे को ले लें, यहाँ पर ये चाइल्ड है और जा करके यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर वृद्ध या ओल्ड मैन हो जाता है ना, बूढ़ा हो जाता है। अब देखेंगे कि इस बच्चे के शरीर से, इस बच्चे के शरीर में जब ये बूढ़ा हो जाता है तो उसके बीच कुछ प्रक्रियाएं हुई होंगी। उसके बाद यही बूढ़ा शरीर हम कहेंगे जब पुनः बच्चे में बदलता है तो कहेंगे कि ये एक साइकिल क्रिएट हो रहा है। तो ऐसे ही ये कोशिका के बारे में भी है कि एक नई सेल बाद में जाकर के जब पुरानी होती है तो पुरानी सेल का पुनः डिवीजन होता है, तो डिवीजन के फलस्वरूप नई सेल बनती है। तो इस प्रकार से एक सेल मतलब चक्र पूरा होता है। अब इस चक्र की दो स्टेजेस हैं। इन चक्रों का हम कहेंगे दो स्टेजेस में अध्ययन करते हैं। पहला क्या है, इंटरफेज स्टेज। इंटरफेज स्टेज का मतलब अंतरावस्था, क्या है, अंतरावस्था। और इसको एम फेज कहेंगे। एम फेज का मतलब माइटोटिक फेज है, माइटोटिक फेज, माइटोटिक फेज या माइटोटिक स्टेज, माइटोटिक स्टेज। माइटोटिक स्टेज का मतलब क्या है, इसको कहेंगे विभाजन अवस्था, विभाजन अवस्था, विभाजन अवस्था। मतलब पूरी की पूरी सेल साइकिल को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक अंतरावस्था, दूसरी विभाजन अवस्था। अब हम क्या देखेंगे, इस अंतरावस्था को भी तीन पार्टों में डिवाइड किया गया है। अंतरावस्था को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट का नाम है जीवन स्टेज, पहले पार्ट का नाम क्या है, जीवन स्टेज। और दूसरा क्या है, एस स्टेज, एस स्टेज। और फिर तीसरा है G2 स्टेज, तीसरा क्या है, G2 स्टेज। जीवन एस और G2 स्टेज किसको बांटा गया है, तो इंटरफेज स्टेज को। इसी तरह से माइटोटिक स्टेज को पुनः दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस स्टेज। और फिर दूसरा है साइटोकाइनेसिस स्टेज, साइटोकाइनेसिस स्टेज। कैरियोकाइनेसिस और दूसरा क्या है, साइटोकाइनेसिस स्टेज। कैरियोकाइनेसिस स्टेज का मतलब क्या है कि केंद्रक का विभाजन यहाँ पर होता है, केंद्रक विभाजन होता है। और फिर यहाँ पर ये साइटोकाइनेसिस स्टेज का मतलब क्या है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। किसका विभाजन, तो कोशिका द्रव्य का, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन। ये जीवन स्टेज का मतलब ग्रोथ, ग्रोथ स्टेज है, ग्रोथ स्टेज 1 है। ये सिंथेटिक स्टेज है, सिंथेटिक या सिंथेसिस स्टेज, सिंथेसिस स्टेज। और G2 स्टेज का मतलब ये भी वही है, ग्रोथ स्टेज 2, ग्रोथ स्टेज 2। ग्रोथ स्टेज 1, सिंथेसिस स्टेज और फिर ग्रोथ स्टेज 2 किसको बांटा गया है, तो इंटरफेज स्टेज को। अब इन सारी प्रक्रियाओं को हम समझते हैं एक फिगर में, तो हम फिगर ड्रॉ करते हैं। इसको आप क्या करेंगे, लिख लेंगे अपनी कॉपी में। आगे बढ़ते हैं तो फिगर बनाते हैं। फिगर में ये सारी प्रक्रियाएं दिखाई गई होंगी कि कैसे कैसे एक सेल डिवीजन होता है या फिर सेल साइकिल की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो हमने बनाया यहाँ पर एक सेल, सेल नहीं है, इसको हम मान लेंगे कि एक सर्कल है, एक चक्र है। अब इस चक्र में हम बांट रहे हैं इसको, ये पूरी सारी प्रक्रिया को कैसे सेल साइकिल पूर्ण होती है। इसको यहाँ से डिवाइड कर दिया, इसको यहाँ से, और फिर ये यहाँ से, ऐसे।
तो पहली स्टेज क्या हमने मान ली, पहली स्टेज मान लेते हैं ये इंटरफेज स्टेज की G1 स्टेज है। ये फिर अच्छा इसको G1 ना माने, यहाँ पर माने ये G1 स्टेज है, ये S स्टेज है, अच्छा यहीं से माने ज्यादा सही, G1 स्टेज है, ये S स्टेज है, और इसको हम मान लें क्या, ये G2 स्टेज, G2 स्टेज। और फिर ये क्या है, ये अगली स्टेज क्या है, M फेज या M स्टेज है। और उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं बीच में थोड़ा सा ये भाग बच रहा है, बीच में थोड़ा सा भाग बच रहा है, तो इस भाग को कहा जाता है G0 स्टेज। क्या कहा जाता है, G0 स्टेज। इसका भी अपना रोल है, तो आगे हम देखेंगे। पहली तो बात G1S और G2, G1S और G2 को क्या किया गया था कि डिवाइड किया गया था, किसके अंतर्गत रखा गया था, तो कहेंगे कि इंटरफेज स्टेज के अंतर्गत रखा गया था। किसके, इंटरफेज स्टेज के अंतर्गत, इंटरफेज स्टेज। भाई G1S और G2 को तो अभी हमने देखा, उसके बाद जैसे ही ये स्टेज पूरी होती है यहाँ पर, तैसे M स्टेज चालू हो जाती है। मतलब हम कहेंगे कि अंतरावस्था में कोशिका मैच्योर होती है, मतलब कहेंगे कि कोशिका जो है वो विभाजित होने के लिए तैयार होती है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोशिका विभाजित होने के लिए तैयार हुई, लेकिन M फेज वो फेज है जहाँ पर कोशिका विभाजित होती है। मतलब कहाँ, यहाँ से लेकर के कहाँ तक कोशिका विभाजित होगी, तो यहाँ से कहेंगे वो G0 स्टेज तक क्या होगी, कोशिका विभाजित होगी। इसको कहेंगे क्या, माइटोटिक फेज, है ना, यही कहेंगे, ये माइटोटिक फेज है। ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोशिका क्या होगी, विभाजित होगी, और यहाँ से यहाँ तक कोशिका विभाजित होने के लिए केवल तैयारी करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या देखा था कि जो कैरियोकाइनेसिस मतलब माइटोटिक फेज था, एम फेज था, पुनः इसको दो भागों में डिवाइड किया गया था। पुनः इसको कितने भागों में, दो भागों में डिवाइड किया गया था। एक का नाम था कैरियोकाइनेसिस, एक का नाम था क्या, कैरियोकाइनेसिस स्टेज थी, और दूसरी क्या थी, दूसरी थी साइटोकाइनेसिस स्टेज, साइटोकाइनेसिस स्टेज, यही ना थी, पहली कैरियोकाइनेसिस और दूसरी साइटो। कैरियोकाइनेसिस में मतलब क्या है कि कोशिका का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होता है, जबकि साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि न्यूक्लियस के डिवाइड होने के जस्ट बाद कोशिका का जो जीव द्रव्य, सॉरी ये कहेंगे कि कोशिका का जो साइटोप्लाज्म होता है, मतलब कोशिका द्रव्य होता है, वो डिवाइड होता है। तो यहाँ पर तो केंद्रक डिवाइड होगा, केंद्रक डिवाइड होने के जस्ट बाद कोशिका द्रव्य विभाजित होता है। तो अब कैरियोकाइनेसिस को भी कुछ अलग पार्टों में डिवाइड किया गया है। कैरियोकाइनेसिस को भी अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो इसके चार भाग होते हैं, मतलब यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस की चार स्थितियां होती है। मतलब हम कहेंगे कि एक न्यूक्लियस से पुनः दो न्यूक्लियस बनने की जो प्रवस्था है वो चार प्रवस्थाओं से उसको गुजरना पड़ता है। किसको, तो कहेंगे सेल को गुजरना पड़ता है। पहली प्रवस्था का नाम है प्रोफेज स्टेज, पहली प्रवस्था का नाम है प्रोफेज स्टेज, प्रोफेज स्टेज है पहली प्रवस्था। क्या है, प्रोफेज स्टेज। दूसरी प्रवस्था क्या है, मेटाफेज स्टेज, मेटाफेज स्टेज। तीसरी क्या है, एनाफेज स्टेज, एनाफेज स्टेज। और फिर अगली प्रवस्था क्या है, अगली है टीलोफेज स्टेज, टीलोफेज स्टेज, टीलोफेज स्टेज। मतलब कैरियोकाइनेसिस या फिर कोशिका का जो केंद्रक है वो विभाजित तो होगा, लेकिन उसके विभाजित होने के लिए चार प्रवस्थाएं बताई गई हैं। इन प्रवस्थाओं के माध्यम से कोई एक सेल क्या होता है, पुनः मतलब एक सेल का केंद्र पुनः दो केंद्रों में विभाजित होता है। तो इनको हम याद रखने के लिए कैरियोकाइनेसिस के अंतर्गत कितनी स्टेजेस हैं, तो चार स्टेजेस हैं। पहला क्या है, P है, और दूसरा M है, और तीसरा A है, चौथा क्या है, T है। मतलब ऐसे पढ़ लेते हैं, ऐसे याद कर लेते हैं।
PMAT स्टेजेस किसके अंतर्गत हैं? तो कैरियोकाइनेसिस के अंतर्गत है। ठीक है, अब हम मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ चलेंगे देखेंगे तो ये एक स्टेजेस बना रहे हैं या फिर ये एक रास्ता है। क्या है? रास्ता है, जिस रास्ते से सेल जो है गति करेगी, जिस रास्ते से होकर के सेल गति करेगी और लास्ट में जाकर के डिवाइड होगी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो जीवन स्टेज है वही से ही कोशिका के विभाजन की प्रक्रिया आरंभ होती है। कहाँ से? जीवन स्टेज ये है तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कोई सेल है जो अपना जीवन मतलब आगे बढ़ने के लिए जीवित होती है या फिर कहेंगे कि आगे बढ़ती है। जीवन स्टेज से कोशिका के विभाजन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। तो अब हम प्रत्येक स्थिति लगातार पढ़ते जाएंगे और कोशिका किन स्थितियों में कैसी है उसको बताते चलेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एक और छूटी हुई है, वो क्या है? वो G0 स्टेज है। G0 स्टेज में होता क्या है कि सेल का कोई डिवीजन नहीं होता है, सेल का कोई डिवीजन नहीं होता है। G0 स्टेज को हम कहते हैं क्वासेंट स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वासेंट स्टेज कहते हैं। क्वासेंट स्टेज का मतलब क्या है कि शांत अवस्था कहते हैं। क्या? शांत अवस्था कहते हैं। कोशिका विभाजन की शांत अवस्था मतलब इसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है। मतलब यहाँ पर यदि कोई कोशिका इस स्टेज में पहुंच गई है तो उसका विभाजन नहीं होगा, हालांकि वो जीवित जरूर रहेगी। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, अभी इसका भी नंबर आएगा। तो जीवन स्टेज से जब कोशिका विभाजित होने को शुरू होती है तो पहली स्थिति आती क्या है? वो जीवन स्टेज, छोटी सी हेडिंग बनाएंगे, क्या? जीवन स्टेज। जीवन स्टेज के बारे में हम देखेंगे तो सबसे पहली बात तो ये, इसको पूरा रूप में कहेंगे तो ये क्या है? ये ग्रोथ स्टेज 1 है। क्या है? ग्रोथ स्टेज 1। ग्रोथ स्टेज 1 है मतलब इसमें कोशिका का क्या कहेंगे? कोशिका की वृद्धि होती है। क्या होती है? कोशिका की वृद्धि एवं विकास होता है। कोशिका की वृद्धि एवं विकास होता है किस स्थिति में? तो ग्रोथ स्टेज 1 में कोशिका की वृद्धि एवं विकास होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम देखेंगे तो इसमें आरएनए व प्रोटीन का भी संश्लेषण होता है। प्रोटीन का भी संश्लेषण होता है। क्या होता है? प्रोटीन का भी संश्लेषण होने का मतलब आरएनए भी बनते हैं, प्रोटीन भी बनते हैं। किस स्थिति में? तो ग्रोथ मतलब स्थिति 1 में। अब हमें देखना क्या है कि इस ग्रोथ स्थिति में दो पॉइंट हमने देख लिया कि कोशिका की वृद्धि और विकास होता है, आरएनए प्रोटीन का भी निर्माण होता है। अगली जो इम्पोर्टेंट बात ये है वो ऐसे कुछ आती है कि इस स्थिति में कोशिका जो है वो विभाजित होने के लिए विचार करती है। कोशिका इस स्थिति में क्या करती है? विभाजित होने के लिए विचार करती है या विभाजित होने के निर्मित होती है, निर्माण करती है। तो यहाँ पर कहेंगे कोशिका, यहाँ पर कहेंगे अगली पॉइंट क्या है? कोशिका विभाजित होने के लिए, कोशिका विभाजित होने के लिए, विभाजित होने के लिए, विभाजित होने के लिए विचार करती है। कोशिका विभाजित होने के लिए विचार करती है। अब आपसे यही पूछा जाएगा जो हम अभी यहाँ पर लिखे, तो यही पूछा जाएगा कि इंटरफेज की वो कौन सी स्थिति है जिसमें कोशिका विभाजित नहीं होती है बल्कि विभाजन का विचार प्रकट करती है। तो वो स्थिति है कौन सी? जीवन स्थिति। कौन स्थिति है? जीवन या ग्रोथ स्टेज 1 की स्थिति। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में आगे हुआ क्या कि यहाँ पर देखेंगे कि जो जीवन की स्थिति है वहां पर क्या हो रहा है? कोशिका विभाजित होने के लिए विचार कर रही है, लेकिन इस स्थिति में, विचार होने की स्थिति में पूरा का पूरा जो समय लग जाता है वो काफी लंबा समय लग जाता है। तो ठीक है, अब अगली बात ये है कि यदि आप हमसे पूछ लेंगे कि कोशिका आखिरकार विभाजित ही क्यों होती है,
कोशिका आखिरकार विभाजित ही क्यों होती है? यदि इसका विभाजन ना हो तो क्या हो? तो वही बात है कि यदि कोशिका विभाजित नहीं होगी तो एक शरीर का निर्माण नहीं हो पाएगा। अब जब शरीर का निर्माण नहीं होगा तो कहेंगे कि पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए कोशिका का विभाजन होना तय है। अब कोशिका का विभाजन नॉर्मल रूपों में भी हम जान सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा क्या कि आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है, उसके बाद कोशिका की वृद्धि हो रही है, मतलब ये छोटी सी कोशिका अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है। यही छोटी सी कोशिका अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है। जब बड़ी होगी तो हम यहाँ पर इसको पुनः एक एग्जांपल से समझते हैं, मानते हैं कि ये क्या है, एक कोशिका है। अब इस कोशिका में ये न्यूक्लियस है, उसके बाद ये क्या है, बना हुआ साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में होता क्या है कि न्यूक्लियस तथा साइटोप्लाज्म के मध्य एक सामान्य अनुपात बना होता है। अब इस सामान्य अनुपात में होता क्या है कि न्यूक्लियस पूरी की पूरी तरह से कंट्रोल करता है इस सेल को। जब भाई छोटी सी सेल होगी तो इसका मतलब न्यूक्लियस क्या करेगा, पूरे सेल को कंट्रोल कर ले जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस तो कंट्रोलर है अब सेल का, है ना, सेल का। तो लेकिन बात क्या है कि जब यही सेल बढ़ करके विशाल रूप ले लेती है तो ये छोटा सा जो न्यूक्लियस है ये इसको पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता है, नियंत्रित नहीं कर पाता है। तो घटना वो वही घटती है कि जब पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं रहेगी ये कोशिका तो अच्छे ढंग से कार्य नहीं करेगी, और जब कार्य नहीं करेगी तो हम कहेंगे कि शरीर की उत्पत्ति नहीं होगी। ऐसा कुछ जैसे जस्ट उसी तरह से मान लेते हैं कि ये कोई एक फैमिली है, एक घर है जिसमें कितने सदस्य हैं, जिसमें सदस्यों की जो संख्या है वो 3 सदस्य हैं। एक घर है और उसमें सदस्यों की संख्या 3 है। तो अब क्या करना है, इस सदस्य का जो इस घर का जो मालिक है वो मालिक इतना कमा रहा है या फिर उसके पास इतना कंट्रोल क्षमता है कि वो पूरे परिवार को कंट्रोल कर ले जा रहा है। लेकिन हुआ क्या, कुछ समय बाद जब इस परिवार में वृद्धि हुई, मतलब 1-2 लोग और बढ़ गए, तो हुआ क्या कि देखेंगे इस परिवार की जनसंख्या में वृद्धि हो गई, मतलब उसका आयतन बड़ा हो गया। अब क्या हुआ कि अब अकेले बेचारे इस मालिक का पूरे परिवार पर कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है। अब इसका मतलब क्या होगा, तो घटना वही घटेगी कि इस परिवार के भी 2 टुकड़े होंगे। परिवार के 2 टुकड़े होंगे तो इसका मतलब अब इस परिवार के 2 टुकड़े होंगे। अब क्या हुआ कि यहाँ पर भी 2 मालिक बने, 2 मालिक का मतलब 2 न्यूक्लियस बना और 2 परिवार बना। पुनः फिर से सारी प्रक्रिया क्या हुई, अच्छे ढंग से स्टार्ट हो गई। ऐसे ही जस्ट यहाँ पर होगा। तो अब देख रहे हैं कि ये कोशिका धीरे धीरे करके वृद्धि की तरफ जा रही है, इसका आयतन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि इसमें विभाजन होगा। लेकिन ये स्थिति तो यही तक कायम है। अब जैसे ही ये कोशिका आगे बढ़ी, जीवन स्टेज को पार करके एस स्टेज में पहुंचती है, तो उसमें होता क्या है कि यहाँ पर डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, डीएनए का भी बढ़ाव हो जाता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होगा। मतलब यहाँ पर केवल आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण थोड़ी बहुत मात्रा में हुआ था, लेकिन डीएनए नहीं बना था। अब डीएनए कहाँ होगा, तो इस स्थिति में। अब इस स्थिति में जब पहुंचेगी तो हम कहेंगे कि कोशिका का जो आकार है वो थोड़ा सा और बढ़ चुका होगा, जिसमें डीएनए और भी मात्रा में बढ़ गए होंगे। अब अगली स्टेज हम क्या लिखेंगे, एक छोटी सी हेडिंग के रूप में आप बनाएंगे, क्या है, तो एस स्टेज है। वो क्या है, वो एस स्टेज है। एस स्टेज का मतलब सिंथेसिस स्टेज, सिंथेसिस स्टेज है, संश्लेषित अवस्था है। अब इस संश्लेषित अवस्था में होता क्या है कि डीएनए का डुप्लीकेशन का मतलब आप ये बताएंगे कि यदि मान लेते हैं कि इस समय यहाँ पर डीएनए की जो संख्या है किसी समय x थी, तो s स्टेज में पहुंचने के बाद इनकी संख्या कितनी हो गई, 2x हो गई। मतलब जो भी था उसका 2 गुना हो गया। वही क्या कहलाया, डुप्लीकेशन कहलाया। मतलब यहाँ पर अब डीएनए की संख्या भी बढ़ गई, उसके साथ साथ और क्या बढ़ा
हिस्टोन प्रोटीन भी बढ़ गए। क्या बढ़े? हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन की संख्या भी बढ़ गई, की संख्या बढ़ गई। देख रहे हैं कि लगातार बढ़ता ही जा रहा है कोशिका में कुछ ना कुछ। जब लगातार बढ़ा ही हो रहा है तो इसका जाहिर सी बात है बढ़ेगा। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि डीएनए का डुप्लीकेशन किस स्थिति में होता है, तो आप बताएंगे कि एस स्थिति में। लेकिन ध्यान रहे, ख्याल रहे इस बात का कि डीएनए का तो डुप्लीकेशन होता है, लेकिन यहाँ पर क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेशन नहीं होता है। किसका? क्रोमोसोम्स का। यदि आप हमसे पूछ ले कि यहाँ पर डीएनए का तो डुप्लीकेशन हो रहा है, ठीक है, लेकिन क्या क्रोमोसोम्स मतलब गुणसूत्रों की संख्या में भी वृद्धि होती है, तो कोई वृद्धि नहीं होती है यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या। लेकिन अब यही जब सेल आगे पहुंचती है तो गुणसूत्र भी बढ़ते हैं, गुणसूत्रों की संख्या में भी वृद्धि होती है, और हम कहेंगे इस G2 की स्थिति में कोशिका का और विकास होता है। क्या होता है? तो कोशिका की वृद्धि और बढ़ जाती है, कोशिका की वृद्धि और विकास की क्रिया और ज्यादा बढ़ जाती है, कोशिका की वृद्धि और विकास की क्रिया और ज्यादा बढ़ जाती है, कोशिका की वृद्धि और विकास और बढ़ जाता है। मतलब यहाँ पर हम कहेंगे कि ये जो कोशिका इन स्थितियों तक पहुँचते पहुँचते और बड़ी हो जाती है, इस स्थिति तक पहुँचते पहुँचते कोशिका और बढ़ जाती है। मतलब यहाँ पर जो G2 की स्थिति है, G2 की स्थिति का मतलब आप समझेंगे, G2 मतलब क्या है? वही है ग्रोथ स्टेज 2, ग्रोथ स्टेज 2 है। इस स्थिति में आप क्या बताएंगे? कोशिका की वृद्धि और विकास और अधिक बढ़ जाता है, कोशिका की वृद्धि और विकास और अधिक बढ़ जाता है, कोशिका का आकार और बढ़ जाता है। अब क्या हुआ? G2 की स्थिति में अगला पॉइंट क्या है? इस स्थिति में कोशिका क्या करती है? वो विभाजित होने का निर्णय कर लेती है। क्या कर लेती है? इस स्थिति में G2 की स्थिति में, इस स्थिति में कोशिका, इस स्थिति में कोशिका विभाजित होने का निर्णय कर लेती है, विभाजित होने का निर्णय कर लेती है। हाँ, अब हुआ क्या भाई? जब देखेंगे कि इस घर में क्या हुआ था, जब सदस्यों की संख्या ज्यादा हो गई तो अब क्या हुआ? इस सदस्य का जो मालिक था, मतलब घर का जो मालिक था, वो क्या किया? वो अपने घर के बंटवारे का निर्णय कर लिया कि अब इस घर की सारी प्रक्रिया अच्छे ढंग से नहीं चल पा रही है, तो इसका मतलब अब क्या किया जाना चाहिए? इसका सीधा सा मतलब कि घर का बंटवारा कर देना चाहिए। अब घर का बंटवारे का मतलब कि इसके दो पार्ट कर देने चाहिए, अब इसके दो पार्ट अलग अलग हो जाएंगे। तो इस स्थिति में यहाँ पर वही घटना घटी कि जब पूरी तरह से कोशिका पर इस न्यूक्लियस का नियंत्रण नहीं रहा, तो कोशिका ने क्या कहा, क्या निर्णय लिया कि अब हमें दो भागों में बंट जाना चाहिए, न्यूक्लियस के सहित दो भागों में बंट जाना चाहिए। पुनः हमारी स्थिति वही हो जाएगी जैसे पहले थी, मतलब पुनः न्यूक्लियस क्या करेगा? हमारे ऊपर अच्छे से अधिकार बनाएगा और हम अच्छे से जीवित रह सकें। ऐसे तो हुई बात क्या कि यहाँ पर कोशिका क्या करती है? विभाजित होने का निर्णय कर लेती है, विभाजित होने का निर्णय कर लेती है। लेकिन अब यहाँ पर जैसे ही ये कोशिका इस स्टेज को पार करके एम स्टेज में पहुंचती है, तैसे ही इसके न्यूक्लियस का दो पार्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पर यदि हम स्थिति बनाएंगे कोशिका की, तो ये स्थिति कुछ ऐसी बनेगी कि कोशिका की इस स्थिति में इसके दो न्यूक्लियस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दो न्यूक्लियस हो जाएंगे। इस तरह से दो न्यूक्लियस हो जाएंगे। कैरियोकाइनेसिस में क्या? इस न्यूक्लियस का बंटवारा हुआ, इस न्यूक्लियस का यहाँ से बंटवारा हुआ और दो भागों में टूट गए। कैरियोकाइनेसिस का मतलब कोशिका केंद्रक का विभाजन, दो भागों में बटी। अब जैसे जैसे इसकी कैरियोकाइनेसिस की प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज की स्थिति को पार कर रहा है, और लास्ट स्थिति इसकी क्या है? टीलोफेज। टीलोफेज में आकर के इसका दो मतलब केंद्रक के दो पार्ट हो जाते हैं।
अच्छा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज क्या है, इसमें केंद्रक कैसे कैसे डिवाइड होता है वो चीज दिखाया गया है। तो वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगला लेक्चर जो भी रहेगा, तो इसमें क्या हुआ कि कोशिका का विभाजन तो हुआ, सॉरी, केंद्र, कोशिका में केंद्रक का विभाजन हुआ और लास्ट स्थिति में जैसे पहुंची तो यहाँ पर दो केंद्रक का निर्माण हो गया। अब होता क्या है कि जब कैरियोकाइनेसिस की स्थिति आगे बढ़ जाती है तो इसमें हम देखेंगे कि कोशिका के अंदर जो भी साइटोप्लाज्म भरा हुआ है वो साइटोप्लाज्म भी अलग अलग हो जाता है। मतलब यहाँ पर कोशिका की स्थिति जो होती है वो कुछ इस तरह से, मतलब उसमें नेक या फिर खांच बन जाते हैं और कोशिका कहेंगे तो लास्ट में आकर के यहाँ पर इस स्थिति में दो भागों में डिवाइड हो जाती है। मतलब दो तरह की सेल्स बन जाती हैं। यहाँ पर दो तरह की सेल्स बन जाती है। यहाँ पर लास्ट में कि साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस जब होता है मतलब कोशिका द्रव्य का जब विभाजन हो जाता है तो पुनः मतलब स्थित रूप से या फिर कहेंगे पूर्ण रूप से यही कोशिका पुनः दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। अब देखो यहाँ पर भी वही नई कोशिका थी, यहाँ पर भी नई कोशिका मिल गई। इसका मतलब हुआ क्या कि एक साइकिल पूरी हो गई इस सेल की। अब यहाँ पर एक स्थिति बची, क्या है, G0 की स्थिति। अब G0 की स्थिति भी देख लेते हैं। G0 की स्थिति में क्या होता है, G0 स्टेज, G0 स्टेज। अब इसको हमने क्या कहा कि ग्रोथ की कोई भी यहाँ पर स्टेजेस नहीं होती, मतलब कोई विकास नहीं होता है। किसमें, तो कोशिका में हम कहेंगे नो ग्रोथ। क्या कहेंगे, नो ग्रोथ कहेंगे। किसमें, सेल्स में कोई विकास नहीं होता है। लेकिन याद रखें सेल्स में विकास जरूर नहीं होता है, सेल्स मरती नहीं है। सेल्स विकास में, मतलब कोशिका में वृद्धि और विकास भले ही नहीं होता है लेकिन जो भी मेटाबॉलिक स्थिति है वो क्या होती है, वो एक्टिव रहती है। मतलब कहेंगे कि कोशिका की उपापचय की क्रिया जरूर चलती रहती है। कभी कभी होता क्या है कि जब कोशिकाएं मतलब पूरी अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर पाती हैं तो ये कोशिकाएं विकास की तरफ आगे नहीं बढ़ पाती हैं, उनका विकास नहीं हो पाता है, तो वो वैसे ही उसी साइटोप्लाज्म में पड़ी रह या उसी में स्थिति में पड़ी रह जाती हैं जैसे पहले रहती हैं। तो उनकी उस स्थिति को क्या कहा दिया जाता है, G0 की स्थिति। क्या कह दिया जाता है, G0, या फिर कहेंगे नो ग्रोथ, वहां पर उनका कोई विकास नहीं होता, या फिर हिंदी में कहते हैं इनको शांत अवस्था। अब ऐसा नहीं है कि इनका विभाजन ही नहीं होता है, मतलब एक स्थिति में इनका विभाजन नहीं होता है, अगली स्थिति में जब इनका विकास शुरू हो जाता है तो विभाजन भी हो सकता है ना। इन कोशिकाओं का भी विभाजन भी हो सकता है ना, विभाजन हो सकता है लेकिन अगली स्थिति में, अगली स्थिति में मतलब जब यहाँ पर दूसरी कोशिका विभाजित होने के लिए तैयार होगी तभी इनका विभाजन हो सकता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था किसका, कोशिका विभाजन का। लेकिन कोशिका विभाजन नहीं कहेंगे, कोशिका चक्र का। अब अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट हमको जानना है कोशिका विभाजन के बारे में। ये बात हमें समझ में आई। तो कोशिका विभाजन कितने टाइप का होता है, तो कोशिका विभाजन मुख्यतः 3 टाइप के होते हैं। वो कौन कौन से हैं, एक है एमिटोसिस, क्या है, एमिटोसिस है, और फिर दूसरा माइटोसिस है, माइटोसिस, और फिर तीसरा क्या है, तीसरा को हम कहेंगे मियोसिस है। क्या है, मियोसिस। एमिटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस, कोशिका विभाजन की ये तीनों प्रक्रियाएं हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। हालांकि वहां पर क्या कहेंगे कि उन तीनों का एक साथ अध्ययन मुश्किल है, अलग अलग अध्ययन होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चंस भी अलग अलग पूछे जाते हैं और टॉपिक भी लंबे हैं। तो यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आए होंगी। ठीक है, अब बातें अगले लेक्चर में करेंगे।